अभी, ठीक है। यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर ये है और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखिए दोस्तों, जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए चीनी ही खरीदने गए या सेव खरीदने गए या आप संतरा खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए, है ना, कपड़ा खरीदने गए, तो आपको बोलना होता है कि हमको 5 मीटर कपड़ा दीजिए या 10 केजी चीनी दीजिए, 5 केजी सेव दीजिए। लेकिन आप सिर्फ अगर 5 बोलते रहिए, मार्केट में जाके शॉपकीपर के पास सिर्फ 5 5 5 चिल्लाते रहिए, तो क्या वो कुछ आपको देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा। यानी 5 के साथ आपको उसका यूनिट भी बताना पड़ेगा कि हाँ 5 केजी आपको सेव चाहिए या 5 केजी चीनी चाहिए। यानी कि कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 2 टर्म होगा। एक जो होगा वो न्यूमेरिक टर्म होगा, यानी 5, 10, 20, और दूसरा जो होगा वो यूनिट होगा। यानी बोलेंगे क्या कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से देखिए, बोलेंगे क्या, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, some standard units are required, some standard units are required, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि मेजरमेंट जो होगा वो 2 पार्ट में मेंशन होगा, यानी मेजरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, ठीक ना, मेजरमेंट्स आर डिवाइडेड ना बोल करके मेजर्ड बोल देते हैं, मेजर्ड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट किसके बारे में बताता है? तो न्यूमेरिक टर्म के बारे में बताता है। यानी फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट जो न्यूमेरिक टर्म इंडिकेट्स दैट first numeric term indicates that it is how many times of the standard unit, it is how many times the standard unit। समझिएगा इस चीज को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स, जैसे हम बोले 5 मीटर लेंथ, तो 5 मीटर मतलब 1 मीटर का 5 गुना, 1 मीटर का 5 गुना, तो हाउ मेनी टाइम्स, यानी 5 टाइम्स। यानी कि 1 मीटर जो हुआ वो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। अब 5 मीटर बोले तो 5 गुना बोले, यानी 5 टाइम्स बोले। यानी 5 क्या बता रहा है? तो बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट का 5 टाइम्स के बारे में बता रहा है। अच्छा 10 केजी बोले तो बोलेंगे 1 केजी जो हुआ वो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। तो 10 किसके बारे में बता रहा है? तो बोलेंगे 10 टाइम्स ऑफ 1 केजी के बारे में बता रहा है, यानी 10 टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बता रहा है, फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म क्या इंडिकेट करता है? तो बोलेंगे सेकंड पार्ट इंडिकेट्स दैट, एंड सेकंड पार्ट इंडिकेट्स द यूनिट। दूसरा टर्म जो है वो यूनिट के बारे में बताता है ना, ठीक ना। द इंडिकेट्स द नेम ऑफ यूनिट, चलो इंडिकेट्स द नेम ऑफ यूनिट। तो यहां तक तो आप सीख गए हैं। अब फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल length of a wire is 5 meter. Here 5 indicates it is 5 times of 1 meter, 5 times of 1 meter, या उसी को स्टैंडर्ड यूनिट बोले हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। और मीटर किसके बारे में बता रहा है? तो मीटर indicates the name of unit, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट के रिक्वायर्ड होता है। अब मेजरमेंट जो होता है वो 2 पार्ट में मेजर होता है। एक न्यूमेरिक टर्म होगा जो कि हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बताता है, और सेकंड पार्ट इंडिकेट द नेम ऑफ यूनिट। तो एग्जाम्पल भी ले लिए, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और समझिए, जैसे न्यूमेरिक टर्म और यूनिट, यही ना हुआ, न्यूमेरिक टर्म और यूनिट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी मेजरमेंट अगर कर रहे हो तो न्यूमेरिक टर्म और उसके साथ जो टर्म है यूनिट, ये दोनों कांस्टेंट होता है। तो आप कह सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 या इज इक्वल टू N3 U3,
मतलब ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो बना सकते हैं आप। हाँ, आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, तो बोलेंगे कि सबसे पहले पढ़ना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे ए फिजिकल क्वांटिटी whose measurement does not depend on another physical quantity। ध्यान से समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, तो उसी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब रही बात कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो बोलेंगे देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये कौन कौन होता है, तो देखो जी इधर लिख देते हैं, जैसे लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, ठीक। फिर देखो नीचे और लिख देते हैं, टेम्परेचर होता है, इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता है, और क्या होता है, तो बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, और क्या होता है, तो बोलेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है। तो ये जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और जैसे लेंथ का अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो इसका मीटर होता है, मास का क्या होता है, तो किलोग्राम, और ठीक ना, देखो किलोग्राम लिख दे रहे हैं। टाइम का क्या होता है, तो सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट। टेम्परेचर का क्या होता है, तो केल्विन होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो बोलेंगे इसका एम्पियर होता है। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, तो मोल होता है। एल्यूमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला होता है। देखो अगर इसका सिंबल देखें तो सिंबल भी जो है वो भी लिख देते हैं। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, मोल को MOL से डिनोट करते हैं, कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं, और अगर बात करें मीटर को तो M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को KG से डिनोट करते हैं, सेकंड को जो है S से डिनोट करते हैं, और केल्विन को K से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, बोलेंगे क्या कि 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होता है, तो पहला होता है प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है रेडियन। और इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल होगा RAD, रेडियन, ठीक है। अब प्लेन एंगल बोलते किसको है, तो बोलेंगे इसी बोर्ड पर एक इस तरह से एंगल बना लो, तो ये जो थीटा हुआ उसी को रेडियन बोलेंगे। और आप ये भी जान जाइए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो अगर हम बात करें कि 1 डिग्री क्या होगा, तो बोलेंगे पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर मान लो 30 डिग्री बोला जाए तो ये कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30, तो 0 से 0 कटा, 3 से 6, यानी पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। तो जाहिर है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा, तो रेडियन होगा। और दूसरा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका नाम है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इसका होता है एस्टा रेडियन। और इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल का अगर बात करें तो SR भी लिखा रहता है और S जो है D भी लिखा हुआ रहता है। तो एस्टा रेडियन का ये हो गया। अब रही बात कि सॉलिड एंगल बोलते किसको है, तो देखो सॉलिड एंगल आप ऐसे एग्जांपल के रूप में समझिए कि जैसे आप आइसक्रीम खाने वाला कोन देखे होंगे, तो आइसक्रीम जो खाते हैं उसमें कोन जो है वो यहाँ पे एंगल बनाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। आप इसको दूसरा एग्जांपल ऐसे समझिए कि छाता है, तो छाता से जो सीक निकला हुआ है उसको आप एक धागा से बांध दीजिए, मतलब ढेर सारा धागा से उसको आप बांध दीजिए इस हैंडल में,
तो वो जो इस हैंडल के पास एंगल बनाएगा उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सिंपली एग्जांपल समझना है तो कोण बना लीजिए। अब कोण जो है वो ये एंगल जो बना रहा है चारों तरफ से यहाँ पे, इसी को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा होता क्या है, तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब चलिए थोड़ा और नॉलेज के लिए हम बता दें कि सॉलिड एंगल जो है, मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, तो इसका एरिया को अगर हम ds बोले और ये जो स्फेरिकल एरिया है वो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, यानी ये डेल्टा ओमेगा कितना होगा। तो डेल्टा ओमेगा निकालने का मेथड क्या है, तो अभी मान लो ये स्मॉल एंगल है तो इसको हम डेल्टा ओमेगा ना बोल के डी ओमेगा बोलते हैं। तो इसका निकालने का तरीका है ds/r² का इंटीग्रेशन करो, यही मेथड है। तो आप ऐसे सोचिए कि ये जो है अगर मान लो कि यह स्फीयर होता, तो स्फीयर होने का मतलब है कि ds का वैल्यू क्या होता, तो बोलते कि तब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, तब बोलेंगे ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब 4πr²। बोलो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तब 4πr² और डिवाइडेड बाई r²। तो r² से r² कट गया, यानी 4π एंगल बन गया क्या, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्फीयर जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो बोलेंगे 4π एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल। यानी सॉलिड एंगल 4π बन सकता है, लेकिन प्लेन एंगल जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है, तो 360 डिग्री यानी 2π। लेकिन सॉलिड एंगल जो है वो 4π एंगल बनाता है। देखिए कैसे, जो जैसे हेमी स्फीयर ऊपर से है, तो हेमी स्फीयर को अगर हम मिला दे सेंटर से, तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे वो कितना एंगल बनाएगा, तो इसको जोड़ो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 2π एंगल बनेगा। ऐसा ही हेमी स्फीयर नीचे से एक इमेजिन करिए, तो ये भी तो एंगल बनाएगा, ये भी तो एंगल बनाएगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा, तो ये भी 2π बनाएगा। तो 2π ऊपर से 2π नीचे से, तो मिलके 4π हो गया, यानी कि सॉलिड एंगल 4π भी एंगल बन सकता है। तो चलो ये तो हम लोग बात किए कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या डिफरेंस है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला भी बता दिए हैं कि ds/r² का इंटीग्रेशन करने पे आपको मिल जाएगा सॉलिड एंगल। अब देखिए आगे पढ़ना है सीजीएस यूनिट के बारे में। तो सीजीएस यूनिट क्या है, तो बोलेंगे इन दिस मेजरमेंट लेंथ मास एंड टाइम is measured in centimeter, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब चलो नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम। तो ये क्या कहता है, तो बोलेंगे इन दिस मेजरमेंट लेंथ मास एंड टाइम is measured, लेंथ मास एंड टाइम आर मेजर्ड लिखो, आर ठीक ना, ज़्यादा सही रहेगा, आर मेजर्ड इन फुट, पाउंड एंड सेकेंड, तो ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखो, रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम। तो इसमें क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इन दिस सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन, लेंथ को हम लोग किसमें, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। सीजीएस सिस्टम में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मतलब मेजर करते हैं। एफपीएस में मतलब कि लेंथ को फुट में, है ना, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एमके सिस्टम में लेंथ को मास को टाइम को, मास को जो है वो एमके सिस्टम में लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ
फोर्स क्या होता है। तो पहले समझो फोर्स जो होता है वो ऐसा यूनिट में क्या होता है, फोर्स का यूनिट, तो बोलेंगे न्यूटन होता है। और अगर बात किया जाए कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो इसका होता है 10⁵ डाइन। अब चलो अगर बात करें कि एफपीएस सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तो इसको बोलते हैं पाउंडल। एफपीएस सिस्टम में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो पाउंडल बोलते हैं। मतलब 10⁵ डाइन कैसे होता है, मतलब डाइन होता है, और यहाँ पाउंडल होता है। कितना पाउंडल होता है ये तो नहीं लिख रहा है, लेकिन पाउंडल होता है। उसी तरह से अगर सीजीएस सिस्टम ऑफ वर्क क्या होगा, तो इसका होता है अर्ग। लेकिन ऐसा यूनिट अगर बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, तो इसका होता है जूल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो बोलेंगे वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो जिसका मेजरमेंट दूसरे अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो। यानी बोलेंगे क्या, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी whose measurement depends upon more than one other fundamental physical quantity, ठीक ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इस चीज को समझिए। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो जी, स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो बोलेंगे इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब अगर बात करें कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशंस, तो डायमेंशन किसको बोलते हैं, तो आपको लग रहा होगा वही MLT, नहीं, डायमेंशन उसको नहीं बोलते हैं। तो बोलेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर रेज होता है ना, उसी को, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर रेज होता है उसी को डायमेंशन बोलते हैं। यानी डायमेंशन आर द पावर गिवन टू द, ऐसे बोलेंगे, डायमेंशन आर द पावर गिवन टू द क्या, पावर गिवन टू द फंडामेंटल क्वांटिटी, to represent a physical quantity, अब इस चीज को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि अगर हम बोलें कि स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, जो कि लिखा हुआ भी है उधर। तो इसका अगर हम यूनिट बोलें तो बोलेंगे ऊपर में मीटर होगा और नीचे में सेकंड होगा। ठीक बात। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो मीटर पे पावर 1 और सेकंड पे पावर -1। तो अगर पूछा जाए कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, यानी डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगा, तो देखो डायमेंशन लिखना और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना दोनों अलग बात है। कैसे अलग बात है वो आपको हम अभी समझा देते हैं। डायमेंशन का मतलब हुआ कि अगर स्पीड का हम डायमेंशन लिख रहे हैं तो स्पीड हम अभी लिखे थे कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, तो ऊपर में मीटर होता है और नीचे में सेकंड होता है। तो इसका अगर लिखे तो मीटर पे पावर 1 और सेकंड पे पावर -1। तो अगर डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगा, तो बोलेंगे 1 इन मीटर एंड -1 इन सेकंड। ये हुआ डायमेंशन बोलने का तरीका। लेकिन अगर डायमेंशनल इक्वेशन पूछा जाए, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा या फॉर्मूला क्या होगा, तो दोनों बात बराबर है। तो डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो मीटर चूंकि लेंथ है तो उसको L से डिनोट करेंगे, यानी L पे पावर 1, और सेकंड टाइम है तो T पे पावर -1। यानी इसको अगर अरेंज करके लिखें तो M पर पावर 0, L1, T पर पावर -1। यही हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। तो उम्मीद है आप समझे होंगे।
तो इसको आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में अंतर है थोड़ा सा नहीं, बहुत बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ तक सीखे होंगे। अब हम लोग एक एक करके जो है यूनिट डायमेंशन लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट यूनिट्स एंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। चलो ये तो बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, तो डेराइव्ड है, जाहिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का तो बात कर ही चुके हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी में सबसे पहला जो है वो है वेलोसिटी। तो देखो जी, किसी भी फंडामेंटल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका आप डायमेंशन तभी लिख सकते हैं, यानी डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं वो लिख सकते हैं कब, जब उसका फॉर्मूला आपको याद हो और उसका यूनिट जब आप लिख सकते हैं। तो सोचो वेलोसिटी क्या होता है, तो बोलेंगे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर इसका यूनिट पूछा जाए, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे ऊपर में मीटर होगा और नीचे में सेकंड होगा, यानी मीटर पर सेकंड, या इसी को मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे मीटर का हो गया एल यानी लेंथ एल और t-1, यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। चाहो तो एम एल t-1 लिख सकते हो। चलो ये तो समझ गए। अब दूसरा है कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनिए, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का तो यूनिट अभी लिखे थे, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो क्या होगा, तो डायमेंशनल इक्वेशन, तो देखो जी मीटर का तो हो गया एल और टी पर पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो एल टी पर पावर -2, इसी को लिख सकते हैं एम एल टी पर पावर -2, एम पर पावर 0 ना, एम नहीं ना है, वैसे देखो डायमेंशनल इक्वेशन तो यही हो गया एल टी -2। यहाँ कैसे लिखेंगे, तो एम पर पावर 0, एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर आगे पढ़िए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग 3rd नंबर पढ़ने वाले हैं कि फोर्स का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स, तो देखो जी मास का हो गया केजी और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन तो क्या होगा, तो बोलेंगे देखो केजी यानी मास तो एम पर पावर 1 और मीटर यानी लेंथ तो एल पर पावर 1 और नीचे में टी पर पावर 2, इसको ऊपर ले जाओ तो एम एल टी -2 हो गया। इसको याद कर लीजिए, एम एल टी -2 फोर्स का होगा। 3rd नंबर आता है वर्क का क्या होगा, वर्क, तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, तो बोलेंगे फोर्स का तो होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। तो आप इसी को बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो बोलो तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे कि एम एल टी -2 इंटू एल, तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर टी -2, बिल्कुल सही। अब वर्क के बाद आता है 3rd नंबर हो गया, 4th नंबर यहाँ था, यहाँ 5 नंबर, तो 5 नंबर है पावर। तो पावर क्या होता है, तो वर्क डन बाई टाइम, यानी वर्क बाई टाइम को ही पावर बोलते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट वर्क का तो होता है जूल, और कितना न्यूटन सेकंड को ही क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग जूल बोलते हैं। वर्क का यूनिट जूल होता है। ठीक है, आप ये जानते भी हैं और फिर से बता दे रहे हैं नीचे में कि वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकंड, यानी जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, तो वाट बोलते हैं। तो यूनिट तो लिख दिए, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो वर्क का लिखे हुए हैं एम एल स्क्वायर टी -2 और नीचे में टी होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी -3 हो जाएगा क्या, तो ये हो गया पावर का डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे बात। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि मोमेंटम का क्या होता है, यानी 6 नंबर मोमेंटम।
तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब बताइए, मास का हो गया kg, अब वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड, तो ये तो यूनिट ऑफ P हो गया, यूनिट ऑफ P। अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो kg का हो गया m, मीटर का हो गया l, और नीचे में सेकंड है t, ऊपर जाएगा t-1, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब 7 नंबर में आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, तो न्यूटन, अब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, यानी प्रेशर का यूनिट पास्कल हो गया। तो अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो कितना हो जाएगा, तो न्यूटन का तो होता है m l t-2, अब मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा, तो m l से l एक कट जाएगा तो l-1 t-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर के बाद 8 नंबर, वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, तो बोलेंगे मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो सोचो मास का क्या हो गया, तो kg, अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो सोचो तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे kg का तो m हो गया, अब मीटर क्यूब है तो l पर पावर -3 हो जाएगा, और t क्या होगा, तो 0। बस यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी 9 नंबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता है I इज इक्वल टू mr²। तो अगर यूनिट ऑफ I लिखा जाए तो मास का हो गया kg, r यानी मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे kg का हो गया m, अब मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर, तो यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखो 10 नंबर में हम पढ़ते हैं g के बारे में, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो g क्या होता है, तो पहले ऐसे समझो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है, तो g कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे fr स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ g क्या होगा, यूनिट ऑफ g, तो बोलेंगे देखो f का तो न्यूटन हो जाता है, अब मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो यही हो गया यूनिट। अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो न्यूटन का हो गया m l t-2, अब मीटर स्क्वायर तो l स्क्वायर, और नीचे में m स्क्वायर हो जाएगा। देखो m से एक m कट जाएगा तो m पे पावर -1, और l पर पावर 3, और t पर पावर -2, t पर पावर -2, तो यही हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, ठीक ना, m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसे एक टर्म है फोर्स, अब फोर्स का वैल्यू होता है, पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू होता है, अभी कौन सा नंबर था, जो भी नंबर हो, अगला जो बना रहे हैं वो है ईटा के बारे में। ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला लिखा जाए, तो फोर्स होता है 6 पाई ईटा r इंटू वी, तो ईटा क्या हो जाएगा, तो f डिवाइडेड बाई 6 पाई r इंटू वी। तो बोलो यूनिट ऑफ ईटा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ईटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे f का तो न्यूटन हो गया, और नीचे में r है, 6 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, r यानी मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आप बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो न्यूटन का तो हो गया m l t-2, और सेकंड का हो गया t, और नीचे में क्या है, तो l स्क्वायर। देखो एक l से l कट गया, तो m l पर पावर -1 और t पे पावर -1, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ईटा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए जी, इसके बाद जो आगे आपको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, तो चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो चलो पहले बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो सोचो हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो सोचो तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, तो I इंटू डेल्टा टी, तो यूनिट ऑफ डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, तो I का तो होता है A, ठीक है, I इंटू टी का सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को ही कूलम बोलते हैं, कूलम, ठीक बात। अब अगर डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो एम्पियर खुद अपने आप में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल इक्वेशन I होता है और सेकंड का T होता है, तो I इंटू टी। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है, तो बोलो E क्या हो जाएगा, तो F बाई क्यू,
तो यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो बोलो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का तो एम एल टी माइनस टू होता है और कूलम का आई इंटू टी होता है, तो एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन, यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ तक आप नोट करिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं बी से। तो जैसे फोर्स होता है आई इंटू एल इंटू बी, तो बी क्या हो जाएगा, तो एफ डिवाइडेड बाई आई इंटू एल, आई इंटू एल। तो बोलो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ बी क्या होगा, तो बोलेंगे फोर्स का तो न्यूटन हो जाएगा, अब पर एम्पियर, करंट का एम्पियर हो गया, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को बोलते हैं टेस्ला, टेस्ला बोलते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला। और अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो न्यूटन का हो गया एम एल टी माइनस टू, और नीचे में देखो एम्पियर का आई, और सेकेंड मीटर ना है तो एल, देखो एल से तो एल कट गया, तो एम एल पर पावर जीरो, टी पर पावर माइनस टू, आई पर पावर माइनस वन। तो यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कह रहा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले ये सोचो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट पार्ट जो बता रहे हैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी, तो भी क्या होता है, तो वागडन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट। तो अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो वर्क का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे कूलम है तो आई इंटू टी। तो देखो तो एम एल पर पावर टू, टी पर पावर माइनस थ्री, और आई पर पावर माइनस वन, माइनस वन। तो यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको आप नोट करिए। फिर हम अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का क्या होगा, यूनिट डायमेंशन। तो जैसे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो V का अभी अभी यूनिट बोले थे वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर, तो बोलो वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम बोलते हैं, और इसका मतलब सिंबल इस तरह से होता है। अब अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो वोल्ट का क्या हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आई इंटू टी डिवाइडेड बाई आई, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखो एम एल स्क्वायर तो रहेगा ही, टी माइनस थ्री हो जाएगा, और आई पर पावर माइनस टू हो जाएगा। यही डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखो इसके बाद है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एक बार और हम मतलब वोल्ट का लिख देते हैं इधर। तो वोल्ट का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई इंटू टी, तो इसको लिख सकते हैं ना एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई पर पावर माइनस वन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस थ्री, एक और आई ऊपर चला गया था, आई पर पावर माइनस टू हो गया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अब देखो इसको क्या करो कि ऊपर नीचे क्यू क्यू से मल्टीप्लाई करो, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू भी, और क्यू स्क्वायर ऊपर में है और क्यू इंटू भी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डब्ल्यू यानी वर्क। तो ये हो गया आई इंटू टी। अगर डायमेंशनल इक्वेशन का बात करें तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो वैसे जानना कि कूलम पर वोल्ट को ही, मतलब कि कूलम पर वोल्ट को ही बोला जाता है फैराड। यानी अगर यूनिट का बात करें कैपेसिटेंस का तो फैराड होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन देखो इसके हेल्प से निकाल रहे हैं। तो कूलम का स्क्वायर है यानी आई इंटू टी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है तो बोलेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, तो ऊपर ले जाओ तो एम पर पावर माइनस वन, एल पर पावर माइनस टू, और टी पर पावर कितना हो जाएगा तो फोर, टी पर पावर फोर, आई पर पावर टू, आई पर पावर टू। तो यही हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे परमिटिविटी का क्या होता है, परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो जैसे जब समझिए, जैसे फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/f इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई Q1 इंटू Q2। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो कूलम का डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे आई इंटू टी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है तो बोलेंगे एम एल टी माइनस टू आई इंटू एल स्क्वायर। तो बोलो तो कितना हो गया? तो बोलेंगे एम पर पावर माइनस वन हो गया, एल पर पावर माइनस थ्री हो गया, और टी पर पावर फोर ना हो जाएगा, टी पर पावर फोर हो गया, और आई पर पावर कितना हो गया? तो टू हो गया, आई पर पावर टू हो गया। तो यही डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, तो आइए बात करते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो समझिए, पहला तो यही है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब कि जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, यानी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है कि नहीं। तो अगर एल एच एस में बात करें तो एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो एल पर पावर वन, और यू का क्या होता है यानी वेलोसिटी है एल टी माइनस वन इंटू टी, तो ये भी कितना हो गया? एल पर पावर वन, और प्लस एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू आई टी पर पावर टू। तो देखो तो एल वन इधर भी एल वन आई प्लस एल वन, तो देखो तीनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं। लेकिन एक बात और सोचो, अगर ये फॉर्मूला ना लिख करके हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिखते तो इसका भी एल हो जाता, इसका भी एल टी माइनस वन टी हो जाता, और प्लस एल टी माइनस टू आई टी पर पावर टू हो जाता, यानी ये भी एल और प्लस ये भी एल। तो सोचो तो डायमेंशनली तो ये भी फॉर्मूला वही सेम है, और डायमेंशनली तो ये भी सही है, यानी डायमेंशन मेथड से अगर देखें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी सही है, आई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर भी सही है, क्योंकि इसमें भी डायमेंशन सबका सेम है और इसमें भी डायमेंशन सबका सेम है। तो कौन सा फॉर्मूला सही बोले, ये बोले कि ये बोले? तो बोलेंगे देखो डायमेंशनली तो दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में सही कौन है? तो बोलेंगे एक्चुअल में तो ये वाला फॉर्मूला सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ एरर भी है। क्या एरर है? तो बोलेंगे डायमेंशनल मेथड कैन नॉट एनालाइज द कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। चलो उसको लिख देते हैं, बोलेंगे ऐसे कि डायमेंशन मेथड कैन नॉट एनालाइज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मतलब कि हम लोग ऐसे बोलेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। इट मीन्स डायमेंशन मेथड cannot analyze the dimensionless constant, dimensionless constant। क्या ये बात को आप समझ पाए? तो बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग जो है आगे सीखते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि फोर्स का जो यूनिट है, जैसे देखिए दोस्तों फोर्स क्या होता है? तो बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बोलो मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो देखो केजी को लिख दिया 1000 ग्राम, और मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर है तो वो तो जैसे है वैसे रहेगा। तो देखो 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ जाइए। तो ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब अगर वर्क का बात करें तो वर्क क्या होता है? तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल। अब इसका जो है हमको निकालना है सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट ऑफ क्या? तो बोलेंगे कि वर्क। तो वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन को तो 10 टू द पावर 5 डाइन बोलते हैं, और मीटर है तो 100 सेंटीमीटर। तो ये देखो तो 10 टू द पावर 7 हो गया, और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? डाइन
सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे 10 टू द पावर 7 अर्ग बोलते हैं, अर्ग, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम G के वैल्यू को CGS यूनिट में कन्वर्ट करें तब कितना होगा। G जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, तो G का वैल्यू होता है कितना? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बोलो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, न्यूटन को लिख देंगे 10 टू द पावर 5 डाइन CGS में, अब मीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी मतलब 1000 यानी 10 टू द पावर 6 ग्राम का स्क्वायर, यानी देखो तो ये कितना हो गया, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर -8, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो यही हो गया CGS यूनिट। तो इसको आप लिख लीजिए। अब फिर हम लोग पता करते हैं कि अगर प्रेशर दिया हुआ है 10 किलो पास्कल तो उसको CGS में कैसे कन्वर्ट करें। देखो जी, प्रेशर जो है वो दिए हुए हैं 10 किलो पास्कल, तो पहले समझिए 10 किलो का मतलब होता है 10 इंटू 10 टू द पावर 3 और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अभी अभी बताए थे कि अगर CGS में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे 10 टू द पावर 4 तो रहेगा ही, न्यूटन को 10 टू द पावर 5 डाइन लिख दो। अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर को सेंटीमीटर यानी 100 एंड 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इससे कट गया, यानी 10 टू द पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया CGS यूनिट। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो 72 इंटू किलोमीटर को 1000 मीटर लिखो और नीचे में पर आवर है तो एक आवर में 3600 सेकंड होता है, तो 0 से 0 0 से 0, ये 5 ये 18, यानी याद रखना 72 इंटू 5/18 करना होगा, ये 18 चौके 72, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे जो है वो ये है कि डायमेंशन मेथड जो है वो उसका लिमिटेशन क्या है। तो डायमेंशन मेथड में हम लोग बात अगर करें कि लिमिटेशंस ऑफ, देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन मेथड, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो सबसे पहले अगर बात करें लिमिटेशन के बारे में तो बोलेंगे कि एंगल हैज यूनिट, एंगल हैज यूनिट, एंगल के पास यूनिट होता है, एंगल हैज यूनिट कॉल्ड रेडियन, कॉल्ड रेडियन, बट इट इज ए डायमेंशनलेस वैल्यू, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब देखो नेक्स्ट बात अगर करें तो बोलेंगे क्या कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि लॉगरिदमिक इक्वेशन हो, नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट बात बोले कि लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर आल्सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बोलेंगे क्या कि पावर यानी एक्सपोनेंट गिवन टू एनी न्यूमेरिक टर्म आर आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी,
डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो देखिए ये सब बात है लिमिटेशन के बारे में। अब हम लोग आगे, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ये अगर पाँच मान लो सेव है और प्लस 6 अनार है, तो ये दोनों जोड़ के कितना होगा? तो बोलो क्या ये बताना संभव है? तो बोलिए नहीं। अगर 5 सेव और 6 सेव होता तो 11 सेव बोलते। यानी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसका डायमेंशन और यूनिट सेम होना चाहिए। यानी कि टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड when their units and dimensional equation will be same। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर यूनिट एंड डायमेंशनल इक्वेशन विल बी सेम। मतलब यूनिट और डायमेंशन अगर सेम होगा तभी हम दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर। हाँ अब देखो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो ऐसे लिखे f इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, तो याद रखना इसका यूनिट डायमेंशन, इसका यूनिट डायमेंशन और इसका यूनिट डायमेंशन इसके इक्वल होगा। यानी इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो सब डायमेंशनली इक्वल होगा। तो बोलेंगे क्या कि डायमेंशनली f जो होगा वो AT स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हेयर A, B and C are constant। So find the dimensional equation of A, B and C। तो ठीक है कैसे निकालें? तो बोलेंगे डायमेंशनली जो है f AT स्क्वायर के इक्वल होगा, तो a किसके इक्वल हो जाएगा? तो f डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। तो बोलो f का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और नीचे में सेकंड स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन का क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन? mLt-2 और नीचे में t पर पावर 2, ऊपर जाएगा तो mLt-4 हो जाएगा। तो ये तो इसका हुआ। फिर बोलेंगे डायमेंशनली f जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो BT के इक्वल होगा। तो B का यूनिट डायमेंशन क्या होगा? तो f बाई टी, तो ये न्यूटन पर सेकेंड। तो बोलो न्यूटन का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? तो mLt-2 डिवाइडेड बाई टी, यानी mLt-3 होता है। उसी तरह से डायमेंशनली f जो होगा वो c के इक्वल होगा। तो यूनिट ऑफ c क्या होगा? यूनिट ऑफ c तो बोलेंगे न्यूटन होगा। और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ c क्या होगा? तो बोलेंगे mLt-2 होगा, जो फोर्स का होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।